नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि घर पे होंगे और पढ़ाई लिखाई करते होंगे। चलिए, आज से ही यूपीएससी मेंस का एग्जाम शुरू हो गया है और पहला पेपर ऐसे का हुआ है, निबंध का हुआ है। और जैसा कि पिछले 3 सालों से देखा जा रहा है कि यूपीएससी आप सबको फिलॉसफर बनाने पे तुली हुई है। कहने मतलब है कि जितने भी ऐसे पूछे जा रहे हैं, मोस्टली इस बार 8 ऐसे पूछे गए हैं। 8 ऐसे में से 8 निबंध में से 6 से 7 प्योर फिलोसफिकल ऐसे हैं। मतलब अगर आपकी इंट्यूशन लेवल, चिंतन लेवल फिलोसफिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो आप इस टॉपिक को समझ नहीं सकते। मैं स्टूडेंट की नहीं, मैं बहुत से टीचर्स की बात कर रहा हूं, उनको भी चीजें समझने में समस्या आ रही है। तो चलिए, हम जो 8 ऐसे हैं, एक्चुअल में अगर इनको पूरी तरह एनालिसिस करते हैं तो कम से कम 16 घंटे लगेंगे। लेकिन एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं आपको दूंगा कि किस ऐसे को किस प्रकार से कैसे डील करना था। एक छोटी सी समझ आपके अंदर आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जो पहला टॉपिक अपना है, यह चिंतन एक तरह का खेल है। चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। इंग्लिश में देख लेते हैं। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। सामान्य तौर पे इन टॉपिक को समझना ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसके आधार पे इन ऐसे को आप लिख सकते हो। ये आइडियाज हैं और इनको आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे एक फिलोसफर है, आपने नाम सुना होगा, सुकरात, सोक्रेटिस, ग्रीक फिलोसफर है। इनके डिसाइपल थे प्लेटो, इनके डिसाइपल थे अरस्तु। तो जो मुद्दा यहां पे टच किया गया है, इस टॉपिक में मुद्दा टच किया गया है, उसकी शुरुआत होती है सुकरात से। सुकरात की एक थ्योरी है, उसे कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। हिंदी में से द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। इस बार सुकरात का कहना है कि अगर हमें वास्तविक सब्सटेंस तक पहुंचना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए डायलेक्टिक मेथड को प्रयोग करना पड़ेगा। डायलेक्टिक मेथड का मतलब है कि चिंतन प्रक्रिया 2 पक्ष से होनी चाहिए। अगर वन वे होगी तो हर अकेला व्यक्ति भी फर्स्ट आ जाएगा। रेस होगी तो अकेला दौड़ने वाला फर्स्ट, उधर से भी फर्स्ट आएगा, इधर से भी फर्स्ट आएगा। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया हमेशा डायलेक्टिक होनी चाहिए, 2 पक्ष होने चाहिए। उनका यह तक कहना है कि अगर आप अकेले हो, अगर आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो खुद ही पक्ष और विपक्ष बना के रखिए। खुद ही एक पक्ष बनिए, खुद ही एक विपक्ष बनिए और एक दूसरे के तर्कों को देने और काटने का प्रयास करिए। ये बात कहते,
इवन इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति शतरंज खेल रहा है और अकेले शतरंज खेल रहा है, दोनों पक्षों शतरंज खेल रहा है, तो उसके लेवल, उसके माइंड के स्टेटस का लेवल कितना हाई जाएगा, क्योंकि उसे हर बार मालूम होगा कि अगला बंदा क्या सोच के चल चला, कि अगला बंदा आप खुद होगे। सुकरात की इन बातों को प्लेटो ने भी थोड़ा सा बढ़ाया। इन्होंने भी डायलेक्टिक मेथड की बात की, लेकिन इनके डायलेक्टिक मेथड में उन्होंने पूरे के पूरे सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक उनका लौकिक जगत था, ऑर्डिनरी वर्ल्ड, और दूसरा उन्होंने डिवाइन वर्ड की बात की। इन्होंने कहा कि डिवाइन वर्ड है, वहां पे आइडियाज रहते हैं। ठीक, ये आइडियाज जो है वो यूनिवर्सल है। कैसे हैं? यूनिवर्सल है। और इस जगत में, इस संसार में इन्होंने पर्टिकुलर की बात की। उसके बाद इनके प्लेटो की थ्योरी को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत नॉमिनली अरस्तु ने भी फॉलो किया। अरस्तु ने इसे फॉर्म और मैटर के रूप में यूज किया। हर जगह आपको दो चीजें दिखाई देंगी। इसके बाद आगे बढ़ के हीगल ने भी डायलेक्टिक मेथड का यूज किया। हीगल ने भी डायलेक्टिक मेथड यूज करते हुए कहा, इनकी थ्योरी थी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। इन्होंने निरपेक्ष प्रत्ययवाद की बात की। इसमें आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि किसी चीज का एक थीसिस होता है, उसका अपोजिट एंटीथीसिस होता है, और इनके मिलने से एक सिंथेसिस बनता है। इसको इन्होंने पक्ष कहा, इसको इन्होंने विपक्ष कहा, और इसको इन्होंने सत प्रतिपक्ष कहा। फिर कहते ये जो सिंथेसिस है, ये फिर थीसिस बन जाता है, फिर इसका अपोजिट एंटीथीसिस होता है, और फिर इनके स्ट्रगल से नई चीज निकलती है, उसे सिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रकार से प्रक्रिया लगातार बढ़ती रहती है, और टॉप पे आकर हीगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के रूप में गॉड को स्टैब्लिश करते हैं। और यही चीज और आगे चलती हुई ये कार्ल मार्क्स पे आ जाती है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत को, इन्होंने कहा कि हीगल का जो सिद्धांत है एक्चुअल में वो उल्टा खड़ा है। उन्होंने कहा कि इनका सिद्धांत केवल खड़ा हुआ है, मैं उसे सीधा कर रहा हूं। उन्होंने इसी डायलेक्टिक मेथड को यूज करके उन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, फिर कन्वर्टेड इन थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में कन्वर्ट करते करते इन्होंने मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक मेथड की बात की। इन्होंने अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सेट करने के लिए डायलेक्टिक मेथड का यूज किया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ऐसे का टॉपिक है, देखिए कि चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष न हो। देख रहे हैं? तो हर जगह डायलेक्टिक मेथड में आपको विरोधी पक्ष चाहिए, और ये बातें तो आपको बताई। इसके साथ ही साथ यहां आपको और एक चीज देखना होगा। देखिए, बात करें पक्ष और विपक्ष, फिर आपको आना पड़ेगा और इन बातों को सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर
और सांस्कृतिक स्तर पर, हर स्तर पे आपको इसे दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? देखिए, सामाजिक स्तर पे कहने का तात्पर्य है कि अगर बुराई नहीं है, अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक स्तर पे देखिए, अगर पक्ष है, अगर सरकार बनी हुई है तो विपक्ष का होना भी जरूरी है। आर्थिक स्तर पे अगर अभाव नहीं है ना, तो समृद्धि का कोई तात्पर्य नहीं है। जब तक धार्मिक स्तर पे आप देखिए, अगर अगर अनैतिक नहीं है तो नैतिक का कोई वैल्यू नहीं होता। यही प्रकार सांस्कृतिक स्तर देखिएगा, तो सब मिलाकर के उस प्रकार से डायलेक्टिक मेथड लेते हुए आपको इस स्तर पे पूरे एसे को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब भी देखिए, सबसे बड़ी बात इथिक्स में, एसे में आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहनी चाहिए और आपको मैटर को डिवाइड करने आना चाहिए। अगर मैटर को आप इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इससे लिखने का फ्लो बढ़ जाएगा, एक डायमेंशन खुलता जाएगा। तो जी ये 5 है, 5 पे अगर आप 100 वर्ड भी लिखते हो तो 500 पहुंच जाओगे। और उसके बाद इस प्रकार से टॉपिक खोल करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला ऐसे। चिंतन एक तरह का खेल है, जब तक यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। देन आ जाते हैं दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ऐसे, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजंस मेकिंग हैपेंस एट द इंटरेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। अब ध्यान से देखिएगा, कृष्ट क्या है इससे में मेन मुद्दा क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है विजनरी डिसीजन, जो दूरदर्शी निर्णय होते हैं वह बिना अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और तर्क के, लॉजिक के बिना नहीं होते। तो कुल मिलाकर इनका यह कहना है कि अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज है, ठीक, अगर कोई चीज है, किसी निर्णय पे, किसी हमें दूरदर्शी निर्णय पे पहुंचना है तो तात्पर्य क्या है? 2 चीज, एक है इंट्यूशन और दूसरा है लॉजिक। इंट्यूशन का मतलब है ऑर्डिनरी से ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और लॉजिक का मतलब है ऑर्डिनरी। सेंस क्या है? इंट्यूशन का मतलब है स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक, और ऑर्डिनरी का मतलब है जो चीज लॉजिकल होती है, उसका तात्पर्य क्या है? जो चीज मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकतावादी। कुल मिला के तात्पर्य है कि दूरदर्शी निर्णय, देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दूरदर्शी निर्णय, विजनरी डिसीजंस, क्या कह रहे हैं? कब लिए जाएंगे? जब इंट्यूशन और लॉजिक का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी का, स्पिरिचुअल और मेटेरियलिज्म का, आध्यात्मिक और
भौतिकतावाद का मिलन होगा, तभी विजनरी आइडियाज लिए जा सकते हैं। इसको और थोड़ा सा और तरीके से देखिए, देखिए ध्यान से। अब कहने का मतलब है दो अलग अलग चीजें। अगर हम शुरू से बात करें, वेदास थे, उसके बाद बड़ा ब्राह्मण लिटरेचर, फिर बना आरण्यक, फिर बना उपनिषद। ठीक, तो जो वेद थे, जो ब्राह्मण थे और जो आरण्यक थे, ये तीनों थे, ये बेस करते थे फेथ पे। ऑल थ्री बेस्ड ऑन द फेथ, आस्था आधारित होते थे। लेकिन जो उपनिषद था वह लॉजिक बेस करता था। मतलब ये फेथ है, ये लॉजिक है। अब देखिए, अगर हम दर्शन जगत की बात करें, भारतीय दर्शन जगत की बात करें, तो जो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी, जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है, वो निकल के आती है। कुछ नाम देखिए, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। अब ये सब, इनका नाम शंकर है, इनका नाम रामानुज है, इनका नाम माधव है या मध्व है, इनका नाम वल्लभ है, इनका नाम निम्बार्क है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, ऑल हैव टाइटल ऑफ आचार्य। तो एक क्राइटेरिया थी, एक क्राइटेरिया थी, जो व्यक्ति 3 लिटरेचर पे कमेंट्री लिखेगा, टीका लिखेगा, पहली बुक गीता, दूसरी बुक उपनिषद, तीसरी बुक ब्रह्म सूत्र। इन 3 किताबों को कंबाइंड रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और जो व्यक्ति इन तीनों पे टीका लिखता है, कमेंट्री लिखता है, उसको कहा जाता है आचार्य। अब देखिए ध्यान से, गीता, गीता और ब्रह्म सूत्र, बोथ बेस्ड ऑन फेथ, एंड अदर साइड उपनिषद बेस्ड ऑन लॉजिक। तो देखिए यहां पर भी ज्ञान में 2 चीजों का मिश्रण है, इंट्यूशन एंड लॉजिक। और देखिए गांधी जी ने भी इसी प्रकार की बात की है। गांधी जी ने कहा, इनके गांधी जी गॉड का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी के ट्रुथ का कॉन्सेप्ट है। गांधी जी ने दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहता हूं कि गॉड इज ट्रूथ, या मैं ये कहता हूं ट्रूथ इज गॉड, देखने में तो दोनों सेम लगते हैं, लेकिन हो सकता है जो लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते वह इसको न माने। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ट्रुथ को न माने। हो सकता है न माने, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रुथ इज गॉड कहने पे। यहां पर देखिए
जहां पे गॉड स्पिरिचुअल है वहां पे ट्रूथ लॉजिकल है। अगले व्यक्ति विवेकानंद। विवेकानंद ने नियो वेदांत की बात की। इनका जो वेदांत है, जो उपनिषद है, वह उस समय एक अलग परिस्थिति में लिखा गया था। नो वेदांत, उसकी इन्होंने चर्चा किया, जो वेदांत लिखा गया था, जो उपनिषद लिखे गए थे, 108 उपनिषद, उस समय अलग परिस्थितियों में लिखे गए थे। आज वेदांतों की व्यवहारिकता है। तो उन्होंने कहा कि उस समय का जो वेदांत था वह थ्योरेटिकल था, और आज इन्होंने कहा कि हमें जरूरत किसकी है? न्यू वेदांत की, जो कैसा होगा? प्रैक्टिकल होगा। इसलिए उन्होंने इसकी बात की। इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट बड़ा प्यारा सा है, आप सुनो। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो गीता पढ़ने में और फुटबॉल खेलने में, तो हमें गीता छोड़ फुटबॉल चुनना चाहिए। हो सकता है मैं गीता पढ़ भी ना पाऊं, समझ ना पाऊं, समझ भी लूंगा तो किसी को बता ना पाऊं, लेकिन अगर मैंने फुटबॉल खेलना चुना तो फुटबॉल में टच करूं ना करूं, मैं दौड़ूंगा जरूर। अगर मैं दौड़ता हूं तो मेरा शरीर स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्मित होता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ मानव का निर्माण करता है। एक स्वस्थ मानव एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है। एक स्वस्थ परिवार एक स्वस्थ गांव का निर्माण करता है। एक स्वस्थ गांव एक स्वस्थ शहर का निर्माण करता है। एक स्वस्थ शहर एक स्वस्थ प्रदेश का निर्माण करता है। एक स्वस्थ प्रदेश एक देश का निर्माण करता है। तो अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। हो सकता है गीता पढ़ने से हमें कुछ भी न पता चले, इसलिए गांधी जी, विवेकानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, हर व्यक्ति ने करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। क्या दिखाया? कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, थोड़ी सी समय की मजबूरी के कारण इसको थोड़ा सा उतना बड़ा नहीं आकार दिया जा पा रहा है जितना देना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो कह रहा है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। मतलब कहने तात्पर्य, जो व्यक्ति भटक रहा है ऐसा नहीं कि वो गुम हो गया है, ये गुम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यहां यह है कि जो व्यक्ति, देखिए ध्यान से, मुद्दा यहां वांडर से है। जो वांडरर है, जो घुबक्कड़ प्रवृत्ति का है ना, कह रहे हैं कि अगर 5 लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति गुम हो जाए। हो सकता है उनमें से कोई एक विनर निकल के सामने आए। तात्पर्य यह है, इसके लिए बड़ी प्यारी सी लाइन है, हिंदी की है, मुझे ये नहीं याद आ रहा कि इसने कही है, लेकिन आपने सुना होगा कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने
गहरे में उतर के अपना सब कुछ त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, उसको ईश्वर मिलते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, आपको गहरे पानी में पैठ बनानी पड़ेगी। तात्पर्य क्या है कि मस्ट हैव टू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। इसलिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, मैं कहता हूं, हिम्मत अगर तो तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आप ईश्वरत्व प्राप्त करना है, बाकी छोड़िए, अगर आप आईएएस का सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तात्पर्य यही है, आपको इन बातों को हर स्तर पे ले जाके समझाने का तात्पर्य है। अब विवेकानंद को लीजिए, आप गौतम बुद्धा को लीजिए, आप महावीर को लीजिए, बाकी 23 तीर्थंकरों को लीजिए, आप दुनिया को छोड़िए, आज आसपास देखिए, हर व्यक्ति प्रयास करता है, सिलेक्शन किसका होता है? जो गहरे पानी पैठ बनाता है। तो कहने मतलब है, जैसे एक सीधी बात अगर यूपीएससी के स्तर पे कही जाए तो हर तैयारी करने वाला असफल नहीं होता। उसी बात को यहां कहा जा रहा है कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। आप लोग एक स्टूडेंट हो, एक ग्रुप है, हर खेलने वाला अच्छा क्रिकेटर नहीं होता, हर खेलने वाला सफल नहीं होता। तो ये भी पक्का है कि हर खेलने वाला असफल भी नहीं होता। ये आपकी क्षमताओं पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाते हो। ठीक है, अपने चौथे टॉपिक पे आते हैं। चौथा टॉपिक है रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इंग्लिश में देखते हैं, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिवली स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन मुंडेन। उद्देश्य क्या है, आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा फिर तगड़ी फिलॉसफी। कह रहे हैं कि रचनात्मकता मतलब आपको क्रिएटिविटी करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कब? जब लौकिकता में चमत्कार ढूंढने का प्रयास करते हैं। मतलब आपको क्रिएटिविटी के लिए इंस्पिरेशन तब मिलती है जब आप यू हैव टू ट्राई टू मैजिकल इन द मुंडेन। मुद्दा क्या है, आप समझिए ध्यान से। मुद्दा यह है, मुंडन माने होता है लौकिकता। मतलब सांसारिकता, मतलब यह संसार, दिस वर्ल्ड की बात हो रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। रचनात्मकता की प्रेरणा मतलब आपको कुछ रचनात्मक करना है, कुछ नया आपको तब करना है जब आप लौकिकता में चमत्कार ढूंढने का प्रयास करते हो। तो कुछ नया, जैसे कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए ध्यान से इसको, मैं एक बात बताऊं, एक घटना घटी थी रेनेसा की, इटली में। रेनेसा की घटना में
सबसे मेजर चेंज क्या आया था, आप इसे समझिए। मैं प्री रेनेसा और पोस्ट रेनेसा दो की बात करूंगा। ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। प्री रेनेसा में कंडीशन क्या थी कि पूरे के पूरे सोसाइटी के सेंटर में होता था रिलीजन, धर्म, और पोरिफेरी पे, हाशिए पे था ह्यूमन और स्टेट। रेनेसां से परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि सेंटर में आ गया ह्यूमन, रिलीजन हो गया परिधि पे, स्टेट भी परिधि पे था। इससे एक बड़ा परिवर्तन आया कि ह्यूमन जो था उसने अपनी बुद्धि का ही स्टार्टेड टू यूज द रीजन। रीजन माने बुद्धि होता है, कारण नहीं। रीजन माने बुद्धि, इंटेलेक्ट। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। तो आप यहां देखिए, समझिए थोड़ा सा। उसने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया और कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे एक व्यक्ति था, चाय बना रहा था। क्या कर रहा था? चाय बना रहा था। ठीक। और चाय बनाते समय उसने देखा कि उसकी केतली का ढक्कन ऊपर उठ रहा है। उसने उस पर कोयला रख दिया। उसने देखा तब भी कोयला रखा हुआ ढक्कन भी ऊपर उठ रहा है। तो उसने खोज की, उसने डिस्कवरी की। क्या कहा कि जो स्टीम होती है उसमें पावर होती है। व्यक्ति का नाम क्या था? जेम्स वाट। अगला, न्यूटन। न्यूटन लेटा हुआ था, पेड़ से सेव गिरा। उसने हजारों चीज, लाखों चीज गिरती हुई देखी होंगी, लेकिन रेनेसा के प्रभाव से उसने अपने इंटेलेक्ट का, रीजन का यूज किया और कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। न्यूटन। तीसरा, आर्किमिडीज की बात करते हैं। आपने सुना होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटाती है, उस घनत्व में पानी को हटाती है। आर्किमिडीज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाथरूम में थे, बाथटब में खुद बैठे हुए थे। उनकी गर्लफ्रेंड कपड़े उतार करके जैसे ही बाथटब में बैठी, बाथटब का पूरा पानी बाहर चला गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? वो तुरंत निकल गए, उन्होंने जाके आर्किमिडीज लॉ खोज डाला। तो कहने का तात्पर्य है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लौकिकता में चमत्कार खोजने का प्रयास किया, और खोजने के प्रयास में निकल के आई रचनात्मकता, क्रिएटिविटी निकल के आई। इन लोगों ने जो किया वो क्या था? डिस्कवरी किया। क्या किया इन्होंने? खोज किया। और खोज के बेस पे ही इन्वेंशन होते हैं। खोज के बेस पे ही आविष्कार होते हैं। ये सब चीजें कैसे निकल के आई? बताइए, चमत्कार ही तो है। उनके लिए चमत्कार ही था। तो कहने तात्पर्य है, जो हमारा एस्से का टॉपिक कह रहा है कि रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से ही उपजती है। आपको इस तरीके से ले जाके अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझाना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये सेक्शन ए था। इन चारों में से कोई एक आपको करना था। सेक्शन बी अपेक्षाकृत उससे थोड़ा सा इजी है।
ध्यान से देखिएगा, यह अपेक्षाकृत से इजी है। इसमें कह रहा है लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय द restrictions, boys with demands, two equally harmful disciplines। मतलब ये है, सीधी सी बात है कि अगर लड़की है, यहां बात डिस्क्रिमिनेशन की होती है, यहां पे बात विभेद की होती है, यहां पे बात असमानता की हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए दो चीज होता है, देखिए दो चीज होता है, देखिए दो चीज होता है। क्या होता है? एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। इसको हिंदी में लिंग कहते हैं, इसको हिंदी में लैंगिक कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। जो सेक्स टर्म है, यह नेचुरल की बात करता है। जो नेचुरल डिफरेंस होता है वो सेक्स होता है, और जो सोशल होता है, जो आर्टिफिशियल होता है, वो लैंगिक होता है। मतलब सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मेल और फीमेल में, उसकी बात होती है, उसे लैंगिक कहते हैं। तो वी कैन रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बट कांट सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। कहने मतलब है कि जो विभेद किया जा रहा है, जो विभेद किया जा रहा है मेल और फीमेल के बीच, हम उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल वाला तो संभव नहीं है, लेकिन हम आर्टिफिशियल को रिमूव कर सकते। तो मतलब ये है कि लड़कियों को बंदिश लगा दी जाती है, उनसे अपेक्षा कम रखी जाती है। लड़कों के ऊपर बंदिश नहीं होती, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। तो कहने मतलब सिर्फ ये है, बड़ा सिंपल सा है। इसे जिसने भी थोड़ा सा स्टडी किया है वो कह रहे हैं कि मेल और फीमेल, ध्यान से देखिए, यहां कह रहे हैं कि फीमेल के पास होती है रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, इनके लिए होती है डिमांड्स। तो कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें दोनों स्तर पर इतना ज्यादा होना गलत है। कोई भी चीज सुपीरियर लेवल पे जाके जिस चीज की अधिकता होती है वो चीज गलत होती है। तो तात्पर्य यह है कि अगर महिलाओं से डिमांड नहीं की जा रही है, इसलिए डिमांड नहीं की जाती है कि माना जाता है कि जो महिलाएं होती है वह अनप्रोडक्टिव होती हैं। इसलिए उसे डिमांड नहीं की जाती। इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अनप्रोडक्टिव मत मानो, दे आल्सो बिकम प्रोडक्टिव। वुमेन्स हैव सो मेनी पावर, दे हैव लिमिटलेस पावर। वो कुछ भी कर सकती हैं, बस उनसे अपेक्षा रखिए। उनके अंदर कैपेसिटी है, आप उनको राइट प्रोवाइड करिए। और अगर राइट आपने सही तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारे समाज में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होती है। और दूसरी तरफ जो मेल्स है, जो मेल है, उससे आप अपेक्षा रखिए, लेकिन उसको स्वतंत्र मत कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा के रखिए। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो वह स्वतंत्र की जगह उन्मुक्त हो जाएगा, और उन्मुक्तता किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक होती, हार्मफुल होती। तो मुद्दा यही है। तो यहां पर आपको इस प्रकार से डील करना होगा।
ये अपेक्षाकृत ये वाला पोर्शन इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सेकेंड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये थर्ड फोर्थ में पहले करते हैं। ये थर्ड फोर्थ अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कंटेम्परेरी टॉपिक है। क्या है? कंटेम्परेरी टॉपिक, एकदम करंट का टॉपिक है। मैं जैसे इंडिकेट करूंगा आप समझ जाओगे कि कह क्या रहा है। देखिए, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस is a society that need less charity। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर किसी समाज में न्याय का स्तर ऊंचा है तो उस समाज में दान की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर न्याय का स्तर डाउन है तो उस समाज में दान का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा समझिए, पकड़ लोगे, टॉपिक तुरंत पकड़ में आएगा आपके। बस आप ये समझ लीजिए कि जो जस्टिस शब्द है वो है क्या, बस इतना समझ लीजिए, आप टॉपिक पकड़ लोगे। न्याय क्या होता है? न्याय क्या होता है? न्याय मीन्स होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता का समान वितरण। देखिए दो चीजें, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, इन दोनों को समाज में आप समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये जस्टिस हो जाएगा, ये जस्टिस हो जाएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये असमान होगा, तो हमें एक दूसरे को रोकने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन समाप्त करने के लिए न्याय का सहारा लेना पड़ेगा। वो बात होती है। और देखिए बात, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है और दान, यहां दान का तात्पर्य आप समझ लीजिए, आजकल राजनैतिक प्रक्रिया चल रही है जिसे कहा जाता है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मैं टीवी सीरियल नहीं बता, मुफ्त 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 कहूंगा। आजकल हर राजनीतिक पार्टी, कोई भी इससे बची हुई नहीं है, हर पार्टी कह रही है हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको मोबाइल मुफ्त देंगे, हम आपको डेटा मुफ्त देंगे। एक पार्टी ने तो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पार्टी ने तो टीवी डिस्ट्रीब्यूट किया। बस उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि समाज में न्याय का स्तर कम है, इसलिए इस प्रकार की दान की बातें की जा रही हैं। अगर न्याय का स्तर सर्वोच्च होगा, अगर न्याय का स्तर सर्वोच्च होगा तो फिर आपको दान की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन असमान है तभी तो लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तभी तो लोग आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें दिया जाए, मुफ्त दिया जाए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अगर व्यक्ति के पास संसाधन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ लोगों के पास बहुत ऊंची जमीनें थी, कुछ बिल्कुल नहीं थी, इसके लिए चकबंदी लगाई गई। चकबंदी में जो हमारे एक अधिकार था, आर्थिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो आड़े आ रहा था, भारत सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को सही रखने के लिए ही, डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया सही रखने के लिए नए नए प्रकार के अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। तो तात्पर्य सीधा सा है कि अगर जस्टिस सही से होगा, मींस इक्वलिटी और लिबर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा, तो दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेटा हो, चाहे जमीन हो, चाहे कोई भी हो। शिक्षा मुक्त दीजिए ना, कोई नहीं देता। स्वास्थ्य मुक्त दीजिए, वो नहीं करता।
क्योंकि लोग लोक लुभावने वादे करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि दान, लेकिन वो दान नहीं है। अगर कोई भी पार्टी हमें 5,000 या 500 रुपए या 5 लाख रुपए की सुविधा दे रही है, तो पैसा हमारा है। जो हम ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम टैक्स देते हैं, डिफरेंट टाइप्स टैक्स दे सकते हैं, वो पैसा हमारा ही है। अगर हमारे ऊपर 500 रुपया खर्च कर रही हैं, तो अगली बार आएंगी हमसे 1,000 लेके जाएंगी। तो तात्पर्य यहां पर यही है कि जिस समाज में अधिक न्याय होगा, उस समाज को दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास काफी लंबी हो गई। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। कितना बढ़िया टॉपिक है, गजब का टॉपिक है। और यह टॉपिक रिलेटेड है NEP से, नेशनल या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ये देखिए सीधी सी बात कह रहा, कुछ कह नहीं रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो विद्यालयी शिक्षा है, जो विद्यालय में शिक्षा मिलती है, अगर इस शिक्षा को हम भूल जाएं और तब जो बचेगी, जो शेष रह जाएगी, वही वास्तव में ज्ञान है। देखिए सीधा बात ये कह रहा है, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। देखिए मुद्दा क्या है कि आजकल की जो विद्यालयी शिक्षा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। क्या है? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। बच्चा रट ले और नंबर पा जाए। आजकल के बच्चे 99% तो उनके लिए बच्चों का खेल हो गया है। कुछ बच्चे तो 100% पा जाते हैं। आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उनके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा होती है जो व्यक्ति का मानसिक, मेंटल, शारीरिक, फिजिकल और सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एक्सेट्रा हर प्रकार से विकास करे। कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है तो हमारे यहां अक्षर माना जाता है। क्या मतलब है? पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूरी नहीं कि व्यक्ति ने विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसे हम शिक्षित मान ले। गांधी जी ने कहा है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखो, करके सीखने की बात की है। और यही बात हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि हमें सिर्फ ज्ञान विद्यालय से प्राप्त करना नहीं है, हमें थ्योरी नहीं समझनी, हमें प्रैक्टिकल भी समझना। एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। यूपी लखनऊ सचिवालय में एक पोस्ट निकली थी चपरासी की, 92 पोस्ट थी। उस पोस्ट के लिए आप बिलीव करोगे 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सिर्फ ये थी कि कक्षा 8 पास होना चाहिए। उसमें PhD, MBA, BTech जैसे लोगों ने फॉर्म डाला था। सरकार ने कहा कि इतने लोगों की परीक्षा मैं नहीं करा सकता। उन्होंने वैकेंसी कैंसिल करके और टेम्पररी स्तर पे लोगों को रख दिया। ये शिक्षा है। एक तगड़ा प्रेशर होता है, हर व्यक्ति के ऊपर प्रेशर होता है कि भैया जब तक आपका बच्चा कोटा तैयारी करने नहीं जाएगा, जब तक आपका बच्चा BTech नहीं करेगा, तो कुछ नहीं कर रहा है। आजकल के बच्चे BTech करने के लिए कर तो लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि 20,000, 25,000, 30,000 के लिए महंगे पड़े। माहौल खराब रखा है।
फिर घूम फिर के कुछ एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई क्लर्क कर रहा है, कोई बीएड की तैयारी कर रहा है। अच्छे अच्छे लोगों की बात देख रहा हूं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा वास्तव में शिक्षा क्या है। तो ये वाला टॉपिक आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस गांधी जी को लेकर चलेगा। पूरा खेल आपको यही खेलना है। अब आ जाते हैं सबसे मस्त टॉपिक। मैं मस्त इसलिए कह रहा हूं, ये अच्छे अच्छों को हवा नहीं लगी है। टॉपिक है गणित ज्ञान का संगीत है। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। ध्यान से देखिए, जो ज्ञान है ना, उसे यहां पे रीजन लिखा गया है। रीजन माने होता है इंटेलेक्ट, बुद्धि। ये संदर्भ विशेष का शब्द की यूज किया गया है। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा और यहां पर समझिएगा। कह रहे हैं कि जो गणित है वो ज्ञान का संगीत है। गणित ज्ञान का संगीत है। एक हमारे अच्छे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि जानते हैं इसका मतलब क्या है? हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो गणित के सूत्र होते हैं उनको संगीत पे पिरो करके दिखाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो हंसी आ गई। मुद्दा क्या देखिए, कह रहे हैं कि ज्ञान, गणित और संगीत, तीन क्लू टर्म्स हैं। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का तात्पर्य है वास्तविकता, रियलिटी। जो रियलिटी होती है वो फैक्ट होती है, वो फैक्चुअल होती है, और वो क्या होती है? सर्टेन होती है, वो परिवर्तित नहीं होती। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स होता है, यह भी रियलिटी की बात करता है, यह भी फैक्ट होता है, यह भी सर्टेन होता है। पूरी दुनिया में अकेली ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया फिजिक्स के लिए, बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि फिलॉसफी के लिए। एक बहुत बड़े फिलॉसफर हैं विटगेस्टाइन, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम फिलॉसफी की एक पर्सनल लैंग्वेज बना दे जिससे फिलॉसफी भी सर्टेन हो जाए, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हुआ। हुसर्ल ने भी प्रयास किया, सक्सेस नहीं हो पाया। तात्पर्य है कि गणित और ज्ञान, देखिए ध्यान से, दोनों में सिमिलरिटी है, और दोनों का संगीत क्या आता है इसको समझिए। देखिए, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमने फीलिंग को दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो होता है लैंग्वेज, भाषा। अगर हम कुछ लिखते हैं होती है स्क्रिप्ट, लिपि। लेकिन अगर व्यक्ति न बोल सकता है न लिख सकता है तो फीलिंग एक्सप्रेस कैसे करेगा? एक्सप्रेस करता है आर्ट के माध्यम से। आर्ट भी दो प्रकार का होता है, एक विजुअल आर्ट होता है, एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है। और परफॉर्मिंग आर्ट में एक आता है आपका म्यूजिक, संगीत। कहा जाता है कि म्यूजिक इज द बेस्ट मीन टू अटेन गॉड। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे सटीक माध्यम संगीत होता है। हर धर्म में संगीत का प्रयोग किया गया है, किसी भी धर्म उठाकर देख लीजिए। ईश्वर तक चीजें वही पहुंचती हैं जो स्ट्रक्चरल नहीं होती हैं, जो इनविजिबल होती हैं। तो संगीत माने स्पिरिचुअलिटी। तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो गणित जैसी तार्किकता का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है
कि कुछ शब्द ऐसे ऐसे हैं जिनको समझने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट माने जाते हैं, गणित मैथमेटिक्स, फिलोसफी दर्शन, और तीसरा है साइंस विज्ञान। तो आपको कह रहे कि जो ज्ञान है वो इंस्पिरेशन है, वो फीलिंग है। जो ज्ञान है, ज्ञान की फीलिंग है किसमें? गणित में। अगर आप देखिए, अगर आप गणित लगा रहे हो, आपके दिमाग में गणित सेट हो गई है ना, तो दुनिया आग जल रही हो, लाउड स्पीकर बज रहा हो, और आप आराम से आसानी से गणित लगा सकते हैं। मेरे भाई साहब, उनका नाम संजय शुक्ला है, वो बीएससी मैथमेटिक्स से है। उनको मैथ में इंटरेस्ट हुआ करता था, बहुत अच्छा इंटरेस्ट उनका मैथ में था। और ये बाद में मैं ऑल इंडिया स्तर पे वीडियो जाएगा, पूरी दुनिया देख रही है, मैं खुलेआम कह रहा हूं। वो वॉकमैन लगा करके मैथ लगाते थे, क्योंकि उनको मैथ की समझ थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब बड़े अच्छे से मैथ लगाते थे। अब मैं, जिसको मैथ की बिल्कुल समझ नहीं थी, जब मैंने कान में वॉकमैन लगा करके मैथ लगाना शुरू किया, तो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। मेरे भाई साहब ने मुझे थप्पड़ मार करके RS अग्रवाल 12 दिन में लगवाई थी। और मैं हर क्वेश्चन में बिना रूल का काम करता था, जोड़ घटाना बुरा भाग लगाता था। मेरे भाई साहब मुझे थप्पड़ मार देते थे। मेरी मम्मी ने, मेरी भाभी ने कहा कि कर क्या रहे हैं आप इतना बड़ा? बोले कुछ नहीं, सुन नहीं रहा है, रूल्स नहीं फॉलो करता। क्योंकि उनको समझ हो चुकी थी, मुझे मैथ की समझ नहीं थी, इसलिए मैं मैथ में सक्सेस नहीं हुआ। तो कहने मतलब है कि गणित वो है, गणित एक प्रकार से संगीत है। और किसका संगीत है? ज्ञान का। तो गणित की, यहां गणित तात्पर्य मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां गणित का तात्पर्य रियलिटी है, यहां गणित तात्पर्य फैक्चुअलिटी है, यहां गणित का तात्पर्य सर्टेनिटी है। और सर्टेनिटी कैसी है? हमारे जीवन की वास्तविकता है, हमारे जीवन की रियलिटी है। हम व्यक्ति देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन फिर वही बात, हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को हर 15 मिनट में भूल जाता है। और हर व्यक्ति गजनी है, हर व्यक्ति गजनी का अबीर खान है। हर व्यक्ति, हमने अपने हाथ पे नहीं लिख रखा है कि हमें गजनी को मारना है, हमें IAS बनना है, हमने नहीं लिख रखा है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो वास्तविकता को हम भूल जाते हैं। तात्पर्य यहां है कि व्यक्ति को ज्ञान के संगीत के रूप में गणित को समझना है, और गणित तात्पर्य है रियलिटी समझना, जो जैसा है उस प्रकार से उसे समझना चाहिए। चलिए, आज बड़ी लंबी क्लास हो गई, और अब मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।